very much for inviting me on JV Nagar TV. So I am happy and excited to share the views today. And जैसे अरुण जी का सेशन रहा, सेकंड सेशन उससे कम नहीं होगा, उनके एकदम बराबर और एकदम टक्कर वाला होने वाला है. तो आप सब लोग अगले 45 मिनट्स 40 मिनट तक प्लीज बी इन टच, बी इन फुल फोकस ऑन द स्क्रीन so that I can share concrete ideas related to the markets, and these ideas will surely help you in making money in the stock markets. और मैं देख पा रहा हूँ कि 200 के करीब लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं और ऑलरेडी है, तो ये एक अच्छा सेशन हो सकता है. देखिए वेबिनार में और लाइव सेशंस में देयर इज अ डिफरेंस. लाइव सेशन में I can see you people, I can see the body movements, I can see the reactions. वेबिनार में ये सब पॉसिबल नहीं है. वेबिनार में मेरे सामने एक दीवार की तरह बस एक लैपटॉप खड़ा है और उसमें 2-3 लोगों के फेस दिख रहे हैं. I speak and I keep on talking continuously. तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे कहाँ सब्जेक्ट को चेंज करना है. But this is the scenario in this lockdown, and this is the only way in which we can get in touch with each other. And बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने लास्ट 6 महीने में बहुत सारे वेबिनार कर लिए, तो अच्छा लगता है कि people are focused, people are enthusiastic about the learning part, and people are ready and willing to come on these webinars and like to learn on regular basis. So आज भी यहाँ पे 200 के करीब लोग हैं. तो सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता हूँ कि each and everyone is new, all are in share market and all wants to make money in this share market. Our today's topic is key points for share market, key points to learn in share market, key points to make money in this market. सीमा जी, मेरा आवाज एकदम क्लियर है ना? कहीं पर कुछ ब्रेक नहीं आ रहा है ना? नहीं, क्लियर है, आवाज तो क्लियर है. होप मैं अच्छे से दिख भी रहा हूँ. Yes. Fine. Thank you very much. So now I will start with, see, I hope आप लोग सब मार्केट्स ट्रैक करते होंगे. All are so by default सबके ब्लड में आ जाता है when it comes to study the markets, or when it comes to study the financials, or when it comes to study the balance sheet of the companies. I feel that markets are very volatile these days. In next 15 minutes I will show you the screen also. Chart का screen दिखाऊंगा जिसके अंदर ये पता चलेगा कि how markets behave, how markets move, and what all you need to take care while taking care in the markets, while trading in the markets or while investing in the markets. Now to start with, the first thing which you all should और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आए तो आप बीच में चैट पे भी डाल सकते हैं, बिकॉज मैं चैट भी देखने वाला हूँ. एंड आई वांट दिस सेशन टू बी वेरी इंटरेक्टिव, बिकॉज आधे पौन घंटे में आई वांट टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स. एंड मुझे 1-2 क्वेश्चंस आ भी गए हैं, तो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के बाद मैं उनका आंसर भी दूंगा. और अभी मैं चैट पे देख पा रहा हूँ अमित मारू जी ने लिखा है रिस्क है तो इश्क है. बिल्कुल अमित जी, मेरे को लगता है आपने 1992 स्कैम बहुत अच्छे से देख लिया है. तो यस, एब्सोल्युटली राइट. रिस्क है तो इश्क है, और जो रिस्क लेता है वो मार्केट्स में पैसा बनाता है. और मार्केट्स में नहीं, इन लाइफ ऑल्सो, इन जनरल लाइफ ऑल्सो, इफ यू आर विलिंग टू टेक रिस्क, देन ओनली यू विल ग्रो इन लाइफ, देन ओनली यू विल मेक मनी, देन ओनली यू विल अचीव समथिंग. चाहे फिर वो आपका प्रोफेशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी होने तो लाइफ में हर चीज में रिस्क इन्वॉल्व है, और जो रिस्क लेने को तैयार है वो लाइफ में आगे बढ़ता है. सो ये बहुत अच्छा चीज है. आप लोग जो लोग रिस्क नहीं ले सकते या जो लोग नहीं लेते, वो स्लोली अपना एबिलिटी ग्रो कीजिए. ट्राई टू थिंक, ट्राई टू टेक सम रिस्क, थोड़े रिस्क से बढ़िए. और फिर जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जो जैसे अपने आप को स्ट्रेंथ दिखा पाता है, अकॉर्डिंगली टेक रिस्क. जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा. यू नीड टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन के बाहर निकलोगे तब ही कुछ अचीवमेंट आएगा. एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन फैक्ट अबाउट दिस लॉकडाउन, अबाउट दिस कोरोना वायरस. सबसे पहले तो आई होप आप सब लोग अपने फैमिली का और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे, बिकॉज दिस कोविड सिचुएशन इज वेरी वेरी टफ. कोविड सिचुएशन के अंदर अभी लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, प्लीज डोंट टेक लाइटली. आप लोग मास्क के बिना, सैनिटाइजेशन के बिना, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को इसमें लिबरल ना हो. ये अभी चीजें फैल रही है. आउट ऑफ इंडिया, यूके, यूरोप, ये साइड पे तो सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, एंड पीपल आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ देयर हाउस अगेन. सो ये सीन आगे जाके अगर इंडिया में भी आता है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ. फर्स्ट टाइम तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे. इन लास्ट 6 months व्हाट आई हैव सीन, जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो लोगों ने लास्ट 6 महीने में शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कराया है.
शेयर मार्केट इज अ सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग, कुछ लोगों ने इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना लिया है. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, बट दिस शुड बी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर श्योर. मैंने कितने लास्ट 6 महीने में ऐसे ऐसे लोगों से टच में आया हूँ, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर्स हो, जो लोग लाइफ में पहले कभी शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं खुला रहे थे. They have opened the account and they have started opening the accounts and taking and they have started making the investment in the markets. Last 6 महीने में करीब 60 लाख प्लस अकाउंट, डीमैट अकाउंट्स इंडिया में ओपन हुए हैं, which is a big number. अच्छा खासा फ्लो, अच्छा खासा कस्टमर बेस डेवलप हुआ है जो लोगों ने शेयर मार्केट में इंटरेस्ट दिखाया है. तो जो लोग नहीं कर रहे वो लोग आना स्टार्ट करें, जो लोग डरते हैं वो लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आना स्टार्ट करें. बट डोंट डिले, डोंट लेट योरसेल्फ, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा. अपने आसपास के लोगों को, फैमिलीज को, फ्रेंड्स को अवेयरनेस क्रिएट करवाए. Having a portfolio is like it's like a child. जैसे आपका बच्चा होता है वैसे ये पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके ग्रो होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर पोर्टफोलियो ग्रोज. एक बच्चे को बॉर्न होने के बाद इट टेक्स 18 years to become an adult. सेम वे पोर्टफोलियो को ग्रो होने में, मैच्योर होने में इट टेक इयर्स. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का होराइजन लेके अगर आप लोग पोर्टफोलियो बनाओगे, you will make good wealth in this market and you can make good money from this market. So ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है. Now सबसे पहले मार्केट्स का बात करते हैं. जो लोग मार्केट्स में ऑलरेडी है, जो लोग इन्वेस्टेड है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स वी हैव सीन दैट द मार्केट्स हैव बिकम very volatile. I will first discuss today about VIX. VIX is a volatility index. मैं आप लोग को चार्ट्स भी दिखाऊंगा VIX का. I hope you can see this chart. देखिए विक्स का चार्ट है. अभी लास्ट कुछ विक्स को समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द मार्केट वॉलेटिलिटी. व्हेन द मार्केट्स बिकम वॉलेटाइल, विक्स ऑलवेज शूट्स अप, or I should say when the VIX shoots up, markets gets volatile, markets get temperament, markets में volatility उठापटक देखने को मिलता है. Now in last 1 week or in last 10 days, what I have seen in the market is from VIX, from the levels of 18, it has moved up to 24. Yesterday, VIX was up 8 to 10%, and the volatility was very high. If you see, first markets moved up till 11,748 levels or so, and then from there we had seen a correction, and we saw the levels of 11,500. We saw the levels of 11,535, and from there on we again saw a recovery. So whenever such volatility, whenever the VIX increases, we see such volatility. In last 1 week, what we had seen is एक दिन मार्केट नीचे, एक दिन मार्केट ऊपर, then again market down, then again market up, and in the same day also we see days high, we see days low, then again we see markets near days high. So this is the volatility which happens when the VIX increases. Now if you see the VIX chart in last from till 28th of October, and in last 2 days we have seen the VIX has increased, VIX has moved, and VIX has लास्ट 2 दिनों में 23 वाला VIX का जो ये ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, डिस्टेंस, दिस वाज द चैनल ब्रेकआउट. ये चैनल ब्रेकआउट के बाद लास्ट 2 दिन में ही ये 2 दिन के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिली, और हमने ऊपर में 27 तक के लेवल्स कल देखने को मिले हैं. सो दिस वॉलेटिलिटी हैज इंक्रीज्ड. नाउ टिल द टाइम वी डोंट सी अगेन downside move in this VIX, we will see such volatile moves in the market. VIX को वापस से 23 के अंदर आना जरूरी है. 23 के अंदर आएगा तो ये चैनल जो मैंने ड्रॉ किया है, इस चैनल के अंदर ये वापस से आ जाएगा, और फिर ये नीचे में 20 से लेके 16 या 15 तक जाने की कोशिश करेगा.
तो इसको नीचे में 23 के अंदर आना जरूरी है, उसके नीचे क्लोजिंग मिलना जरूरी है, उसके बाद मार्केट होंगे एंड मार्केट्स में एक्सट्रीम वन वे रैली देखने को मिलेगा। विक्स का एक डायरेक्ट कोरिलेशन मैं आप लोगों को समझाता हूं। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 23-24 मार्च के आसपास, आप देखिए उसके पहले तक ये जो मैं कर्सर मेरा आप देखिए एरो, द विक्स वाज एट 4.50, उसके विक्स ने क्या मोमेंटम दिखाया 20 के लेवल से, इट हैज गिवन ए वन वे मूव। मार्च के एक महीने में हमने हाईएस्ट वोलेटिलिटी देखी एंड उसी टाइम पे मार्केट्स में हमने करेक्शन देखा। सो ऑलवेज कोरिलेट, मार्केट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द विक्स। विक्स जब ऊपर जाता है तो मार्केट्स नीचे आता है, और मार्केट्स और विक्स जब नीचे जाता है तो मार्केट्स ऊपर जाता है। नाउ इफ यू सी फ्रॉम 23rd 24th March we have seen a one way downfall in the VIX and from there on we have seen a one way rally in the Nifty। देखिए मैं इसके साथ आप निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। Now this is a Nifty chart. Now if you see this is 24th March and the low was 7511, और आपने विक्स का भी मैंने थोड़ी देर पहले चार्ट दिखाया। इफ यू सी ऑन द सेम डेट विक्स वाज एट अराउंड 84.50 लेवल्स, जहां पे विक्स का टॉप बना वहां पे निफ्टी का बॉटम बना। विक्स ने हायर लेवल से लोअर लेवल्स का रैली स्टार्ट किया, इंडेक्स ने लोअर लेवल से हायर लेवल्स का रैली स्टार्ट किया। नाउ फ्रॉम मार्च टिल डेट we have seen that the index have given a one way move and in last 6 months we are again near lifetime high levels। lifetime high level निफ्टी का है 12,400 और अभी निफ्टी चल रहा है 11,700 and now in last 3 weeks or 4 weeks we are seeing that market is consolidating in this range। this is a range, this was the high of 12th October, that is 12,020। this is the low of that was at around 11,535। पिछले 3 हफ्ते से मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 11,500 11,600 नीचे में सपोर्ट का काम लेवल काम करता है एंड ऑन हायर साइड the resistance is placed at around 12,000 levels, that is a psychological as well as technical resistance। once the index is able to break 12,000 levels on closing basis we are going to see new lifetime high levels and that is 12,400 12,500 levels। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आएगा, इस वॉलेटिलिटी में यू शुड इन्वेस्ट, इस वॉलेटिलिटी में यू शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स। आई होप आप लोगों ने ये चार्ट अभी देखे, आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। विक्स को हमेशा आप लोग नजर में रखिए, विक्स जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर 1 or 2 days विक्स और मार्केट्स में सेम मूव देखने को मिले, बट जनरली देयर इज अ opposite move compared to VIX and in markets। तो अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है in last 4 days what we have seen is, in last 5 days what we have seen is VIX के अंदर लोअर लेवल से वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिली, मार्केट्स के अंदर हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। From the levels of 12,000 we have seen a correction of around 400 or 450 points and in last 4 days volatility has also increased। so ये volatility अगर आगे VIX यहाँ 20 या 30 तक जाता है, जो कि there is a possibility that it can go। why? because there is a US election which is going on। because of this US election we are seeing this volatility in the markets। apart from this at present there is no such other reason why this volatility should increase or why this volatility has increased। so major reason is US election। 3 नवंबर तक का इसका डेडलाइन है, 3 नवंबर तक तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट विक्स शुड पुल डाउन। once the VIX pulls down we will see a recovery or we will see a buying mode in the index। एंड एक बार ये VIX कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ तो इंडेक्स के अंदर फिर तेजी की शुरुआत होगी और फिर जो मैं लेवल्स आपको बता रहा हूं वो ब्रेक होते हुए देखने को मिलेंगे। 12,000 11,500 दिस इज द इमीडिएट रेंज फॉर निफ्टी। जैसे ये यहाँ से घूमेगा और 12,000 का लेवल तोड़ेगा उसके बाद एक नया टारगेट सेट हो जाएगा, फिर ये जो रेंज है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, 12,000 से 12,500 की रेंज बन जाएगी। दिस इज द वे टेक्निकल्स वर्क, दिस इज द वे रेंज इज डिफाइंड। तो इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल्स का बेस होना बहुत जरूरी है कि हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप इन द कंट्री एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में क्या हो रहा है वो भी हमको साथ साथ ध्यान रखना जरूरी है। एट प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट topic which is going on is US election। US election के अंदर कौन जीतता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। if Trump wins we will again see a good move in the markets। ट्रम्प का अभी चांसेस जो है वो थोड़ा सा कम है जीतने का।
सो नाउ डिपेंड होता है कि नेक्स्ट वीक तक ये पता तो चलेगा वो जनवरी में, बट नेक्स्ट वीक तक बहुत सारे सिम्टम्स क्लियर हो जाएंगे. Now those who are investing in the markets, I have previously also I have said in many sessions that whenever you are a long-term investor, you should always invest continuously, regularly, and on monthly basis. You should always invest in the markets. If you are a regular investor, in these fluctuations, in this volatility, you can make money. See, markets में पैसा कमाना है तो आपको रेगुलर पैसा डालना पड़ेगा. फिक्स डिपॉजिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, we deposit at a one go and then we wait for a 1 year, 2 year or 3 year time horizon, and maturity होने पे हमको एक fixed amount मिलता है और वो amount से we are satisfied. But when it comes to share market, it should not be like that. आप एक one go में पैसा डाल के बैठ नहीं सकते, because markets in nature are volatile. Markets move up and down both the sides. एक तरफ market नहीं चलता है. So to capture this volatility, to make the benefit out of this move, you need to invest regularly. Stock अगर आपके अच्छे होंगे, so such fluctuations are good to average, to buy at lower levels. Averaging is also an art. Averaging कब करनी चाहिए, averaging किन levels पे करनी चाहिए, और averaging कौन से stock में करनी चाहिए, this is an art. ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है. If you are buying a cheap stock, if you are buying a options, उन सब के अंदर averaging नहीं होती है. Averaging should only be done only in A group quality stocks, blue chip stocks, जिनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा हो, जो अगले आने वाले 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल तक परफॉर्मेंस दिखा सकते हो. तो आप लोग सब सीए हैं, आप लोग में सबसे बढ़िया क्वालिटी ये है कि आप लोग बैलेंस शीट रीड कर सकते हो, आप लोग ये समझ सकते हो कि किस कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है. ये एक चीज का प्लस पॉइंट बाकी लोगों से आप लोगों के पास ज्यादा है. सो यू शुड ऑलवेज first figure out which company is good, which is good for a longer term perspective, which management is good, पास्ट में कौन से मैनेजमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, कौन सा मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने में बिलीव करता है या कंपनी को ग्रो करने में बिलीव करता है, उनका विजन क्या है. ये सब चीजें समझने के बाद, बैलेंस शीट समझने के बाद, you should invest in that particular stock. When I say investment, it should only be in quality stock, A group stock या blue chip stock. वो होने के बाद 100% ये मान के चले कि जहां पर भी आप बाय करेंगे वहां से मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा. आई थिंक बहुत लोग ये सोचते होंगे कि जब भी ट्रेड करते होंगे तो ये बिल्कुल सोचते होंगे कि मैं जब बाय करता हूं तो मार्केट गिरता है, मैं जब सेल करता हूं तो मार्केट ऊपर जाता है. दिस इज द वे मार्केट्स आर. आप लोगों को ये समझना होगा. आप लोगों को ये समझना होगा कि बाद ना तो वो टॉप बन सकता है ना वो बॉटम बन सकता है, लेने के बाद ना तो वो बॉटम बन सकता है, बेचने के बाद ना वो टॉप बन सकता है. चीजें ऊपर नीचे होती रहेगी. सो इन चीजों से बेनिफिट पाने के लिए यू शुड बी विलिंग टू टेक द रिस्क, यू शुड बी विलिंग टू एवरेज इन अ गुड क्वालिटी स्टॉक. आप लोग चाहो तो ये कुछ चीजें नोट कर सकते हो, बिकॉज ये चीजें नोट करके अगर आप मगअप करोगे, आप रिमेंबर रखोगे, तभी आपको आगे जाके इनके अंदर फायदा होगा. फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर. When I say discipline, you should invest regularly. हर मंथ, हर क्वार्टरली, 6 मंथली मार्केट्स में इन्वेस्ट कीजिए. ये होने के बाद you should average at proper levels. You should average at good quality stocks. You can note down this point. Levels कैसे पता चलेंगे? Levels find out करना is not an easy task. See, being a CA, you are able to find out the fundamentals of the stock. आप लोगों को ये पता चल सकता है कि ये कंपनी आने वाले समय में परफॉर्म कर सकती है, ये कंपनी का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, ये कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख के आप फ्यूचर का विजुअलाइजेशन कर सकते हो. बट एंट्री करने के बाद एग्जिट कहां करना है? इन मार्केट्स एंट्री इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन एंट्री एग्जिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मार्केट में पैसा वही कमाता है जो टाइमली एग्जिट करता है. तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, एंट्री के साथ साथ एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे बहुत सारे सेमिनार्स में मैं ये चीज हमेशा बोलता हूं, एंट्री इज इंपॉर्टेंट बट एग्जिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो एग्जिट करता है वो पैसा घर लेके आ पाता है, अदरवाइज बुक्स के अंदर फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और प्रॉफिट कभी दिखने में आता नहीं है. तो आप लोगों को एग्जिट करने के लिए या प्रॉपर लेवल्स पे एंट्री करने के लिए टेक्निकल्स का जरूरत पड़ता है.
मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि चार्ट्स को देख के रीड किया जा सकता है. यस, चार्ट्स इज द ओनली मीडियम by way you can understand where to enter, where to exit, where to book profit, where to average, where stock will find support, where stock will take resistance. There are various parameters. ये चीजें अगर यहाँ तो आप लोग टेक्निकल लर्न करोगे तो सीखोगे, और else you can ask any technical analyst, or you can understand from the technical analyst how and where to take or make profits. इनकी बुक्स भी आती है, इफ यू वांट यू कैन रीड बुक्स. कैंडलस्टिक पैटर्न करके बुक आती है, टेक्निकल एनालिसिस बाय जॉन मर्फी. बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, आप उनकी बुक्स रीड कीजिए, यू विल गेट एन आइडिया. अपार्ट फ्रॉम रीडिंग बुक्स, there are various reports which we or broking houses regularly publish in the markets. You should read the reports read करने से आपको ये समझ में आएगा कि वो किस लेवल पे कहाँ रिकमेंडेशन दे रहे हैं और कहाँ तक का टारगेट्स बन रहा है. तो ये चीजें समझने के बाद आप लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रॉफिट बुकिंग, एंट्री, एग्जिट, एवरेजिंग, ये सब चीजें पता चलेगी. नाउ वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर इज स्टॉप लॉस. मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोग हमारे पास क्लाइंट्स हैं, बहुत लोग वेल विशर्स, फॉलोअर्स मिलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस किसी को रखना नहीं आता. सी नाउ अंडरस्टैंड वेरी वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट मार्केट्स में अगर पैसा कमाना है तो आप लोगों को स्टॉप लॉस तो रखना होगा. अगर आप लोग किसी भी बिजनेस में हैं, उस बिजनेस में भी 100% या ऑल द टाइम वी डोंट मेक प्रॉफिट. देयर आर चांसेस, देयर आर इंस्टेंसेस where we lose money, where we book losses. तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि हर बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क होता है, थोड़ा सा लॉस बुकिंग करना होता है. सेम इज द केस विद शेयर मार्केट. इफ यू टेक शेयर मार्केट एज ए बिजनेस, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. तो आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यू कैन इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. उसमें आपको स्टॉप लॉस अगर आप नहीं भी रखते हो तो चलेगा, बट स्टॉक सिलेक्शन शुड बी गुड. अगर आप 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए वाले स्टॉक सिलेक्ट करोगे और फिर आप सोचोगे कि मैं इसके अंदर स्टॉप लॉस के बिना काम करूं, और जिनका कोई फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन स्टॉक्स के अंदर आपको तभी डालना चाहिए जब आप उस अमाउंट का रिस्क लेने को तैयार हो और आप उस अमाउंट के लिए प्रिपेयर्ड हो कि ये पैसा अगले 2-5 सालों में या तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा या स्टेबल रहेगा या लॉस होगा. बट व्हेन यू कम टू ए ब्लू चिप और गुड कैटेगरी स्टॉक, उन स्टॉक्स के अंदर आप 10%, 20%, 30%, 40%, 50% फॉल भी आते हैं. मैंने 50-50, 60-60% फॉल देखा हुआ है ए ग्रुप स्टॉक्स के अंदर. और उन स्टॉक्स के अंदर वापस से वैसे ही शार्प रिकवरी और उसके बाद ऊपर के प्रॉफिट्स भी देखे हुए हैं. आई मीन दिस मार्केट फ्रॉम पास्ट 15+ years. तो ये क्वालिटी स्टॉक्स का फायदा है जिसके अंदर आप लोअर लेवल्स पे एवरेज करने का सोचें. दिस इज व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, नाउ ट्रेडिंग होती है इंट्राडे, ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स के अंदर, ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस के अंदर. Trading can be for next couple of days also. Trading can be for intraday also. Trading call can be for expiry view also. तो ये चीजें जब भी आप करते हो, इनमें आप विदाउट स्टॉप लॉस काम ना करें. अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते तो ट्रेड ही ना करें. इनमें अगर आप रिस्क बुक नहीं, लॉस का अगर आप बुक करोगे तो ही आपको प्रॉफिट बनेगा. इफ यू आर नॉट एबल टू बुक द लॉसेस, यू विल नेवर एवर मेक मनी इन दिस मार्केट. एक चीज आप लोग हमेशा सोच के चले कि आप अकेले इस मार्केट में नहीं है, करोड़ों लोग इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और हर आदमी यही सोच के आता है कि मुझे कमा के निकलना है. कोई ये सोच के नहीं आता कि मुझे लॉस करके निकलना है. कोई ये सोच के नहीं आता कि मुझे इसमें लॉस करके निकलना है. लेकिन जो ये सोचता है कि मैं रिस्क लेके काम करूंगा और प्रॉपर लेवल्स पे लॉसेस बुक करूंगा, वो प्रॉफिट कमा के निकलता है. और जो लोग सिर्फ होल्ड करके रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस फेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू ए ट्रेडिंग. ट्रेडिंग ही उन्हीं लोगों के लिए जो अपना एक कैलकुलेटेड रिस्क डिफाइन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं. So when it comes to intraday trading, when it comes to momentum trading, when it comes to expiry trading, when it comes to future and options trading, you should always have your stop losses in place. ट्रेड लेने के पहले सोचे
कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर ये रिवर्स गया तो मैं कहाँ लॉस बुक करूंगा। जब तक आप लोग ये सोच के ट्रेड नहीं लोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा, और जब लॉस बुक करने की बारी आए तब इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए, तब लिटरली आपको लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉस बुक नहीं करोगे तो वो एक सिंगल ट्रेड आपका फुल पैसा लेके जाएगा, और अगर आप लॉस बुक करोगे तो आप स्टैंड रहोगे, एंड आप स्टैंड रहोगे, और आप वापस से पैसा जो लॉस किया आपने वो कमाने की आप वापस से कोशिश कर पाओगे और कमा के निकल पाओगे। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। स्टॉप लॉसेस कैसे लेना है? स्टॉप लॉसेस कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च कॉल्स, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च टीम। ऑप्शंस के अंदर आप हमेशा ध्यान रखिए, ऑप्शंस आर चाइना मेड। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शंस आर चाइना मेड। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे चाइना की चीजें कैसे लॉन्ग टर्म नहीं चलती, चाइना के आप कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करते हो तो उन सब का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, सेम ऐसे ही ऑप्शंस का होता है। ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप ज्यादा टाइम तक पोजीशंस होल्ड करोगे तो टाइम डीके की वजह से प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो मोमेंटम आपने पर्टिकुलर स्टॉक में सोचा है, इफ यू आर एबल टू गेट दैट मोमेंटम वेदर इट्स ऑन अ बाय साइड और ऑन अ सेल साइड, then also you will not be able to make profit in the options if you are holding for a longer period. ऑप्शंस में आपको काम करते वक्त ये बाय डिफॉल्ट सोच के चलना होगा कि मुझे ये ट्रेड कुछ डेज के लिए लेना है या कुछ मोमेंटम प्ले करने के लिए लेना है। अगर वो मोमेंटम सही होता है, यू मेक वेरी गुड मनी इन ऑप्शंस विद अ लिमिटेड रिस्क। अगर वो मोमेंटम सही नहीं होता है तो एवरी डे देयर इज अ टाइम डीके इन द ऑप्शंस, प्रीमियम रोज डीके होता है, तो ज्यादा टाइम अगर स्टॉक स्टेबल हो गया तो वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर अगर आपको वो मोमेंटम मिला भी तो वैसा प्रॉफिट आपको ऑप्शंस पे नहीं मिलता। तो ये चीजें आपको ऑप्शंस पे हमेशा सोच के चलनी है। ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए ये चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए कि टाइम डीके होता है डेली बेसिस पे। कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उनका भी मैं जवाब ले लूंगा बीच बीच में। आदित्य महेश्वरी जी, आपने पूछा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कंपनी विल बिकम नेक्स्ट टीसीएस और नेक्स्ट यस बैंक। सी नाउ दिस इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। आज एक दिन में या आज एक महीने में या आज 3 महीने में you will never be able to know whether the company will become next TCS, Infosys, or else the next Yes Bank or the Idea or the Jet Airways or the Kingfisher. Now it's a process, it takes time. You need to keep yourself updated, you need to keep yourself involved in the markets, which will tell you or update you whether the company will be next TCS or Yes Bank. क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट स्टडी करना जरूरी होता है, स्टॉक परफॉर्मेंस, स्टॉक मूवमेंट समझना जरूरी होता है, सेक्टर cycle of the sector, you need to understand the cycle of the sector. For example, in last 6 or 7 years फार्मा सेक्टर ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। तो जिसने भी फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा उसने फार्मा सेक्टर के अंदर कुछ खास पैसा नहीं बनाया होगा। बट नाउ इन लास्ट 8 months और 10 months जहां पर फार्मा सेक्टर में खरीदारी कर रहे हो वहीं से फार्मा सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिलती है और प्रॉफिट मिलता है। यानी अगर लास्ट 6 साल से 7 साल से अगर कोई फार्मा सेक्टर्स को लेके बैठा है तो उसके अंदर प्रॉफिट नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम फार्मा स्टॉक्स आर गुड स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर इज अ गुड सेक्टर, बट वी हैव नॉट मेड मनी। बट इन लास्ट 6 months और 10 months फार्मा सेक्टर के अंदर लास्ट 6 साल से जो लेके बैठे हैं उनकी पोजीशंस भी प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गई है। जिन्होंने एवरेज किया उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट बनाया, और अभी जो प्रॉपर तरह से ट्रेड कर पा रहे हैं और प्रॉपर ट्रेडिंग कर पा रहे हैं उन लोगों को और भी फायदा हो रहा है, बिकॉज फार्मा सेक्टर इज द सेक्टर व्हिच इज परफॉर्मिंग ऑन रेगुलर बेसिस एंड फ्रॉम एवरी डीप वी आर सीइंग अ गुड बाउंस बैक और गुड जंप इन द फार्मा स्टॉक्स। सिप्ला, ऑरो फार्मा, डॉक्टर रेडी 5000 प्लस लेवल्स पे आ गया है जो कि 3000 के नीचे था एक टाइम पे। लास्ट 1 साल के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होने आ गया है। सो दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर, दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। तो आदित्य जी ये चीज को समझना जरूरी है कि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर समझना होगा कि सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका मैनेजमेंट का क्या पॉलिसीज है, मैनेजमेंट कैसे अपने आप को
मैनेजमेंट कैसे अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल पा रहा है, बिकॉज देयर इज अ टफ टाइम फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर। उस टफ टाइम में मैनेजमेंट अपने आप को कैसा रोल प्ले करता है और कैसे वो लोग का विजन होता है, वो चीज को समझ के, एंड इफ द स्टॉक इज परफॉर्मिंग ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन क्वार्टर बेसिस और ऑन ईयर बेसिस, यू विल कम टू नो दैट दिस स्टॉक कैन परफॉर्म इन अ लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन। टीसीएस को ले लीजिए, एवरी ईयर टीसीएस रिटर्न देता है, बायबैक लाता है, बोनसेस लाता है, डिविडेंड्स अच्छे आते हैं, और ये सेक्टर और ये स्टॉक ईयर ऑन ईयर आपको परफॉर्म करते जा रहा है। सो अगर आपने सही टाइम पे एंट्री किया है और एंट्री करने के बाद आप उसके अंदर होल्ड कर रहे हो, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ द स्टॉक इज ग्रोइंग, वो धीरे धीरे करके मल्टीपैकर बन जाता है, या धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट देना आपको स्टार्ट हो जाता है। नाउ यस बैंक वाला सीन ले लेते हैं। यस बैंक के अंदर क्या हुआ था, मैनेजमेंट के डिसीजंस हो गए, लूप फॉल्स हो गए, रिजल्ट्स हो गए, डाउनफॉल हो गया, ये सारी चीजें रेगुलरली देखने को मिलती रही। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आते रहा कि यस बैंक अब परफॉर्म नहीं करेगा, उसके अंदर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो चुका है। डाउनफॉल के साथ साथ नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है, फ्रॉड आना स्टार्ट हो चुके हैं, और स्टॉक परफॉर्मेंस नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये चीजें आपको समझ में आने लग जाती है, और ये चीजें समझ में आने के बाद इमोशंस बीच में आ गए, तब तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप प्योर फंडामेंटल्स और टेक्निकल टर्म्स पे जाते हैं तो आपको ये चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाती है कि थिंग्स आर नॉट शेपिंग अप, थिंग्स आर मूविंग डाउन, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस सेक्टर, दिस स्टॉक कैन नॉट परफॉर्म। और जब तक वो वापस से यूटर्न नहीं आता है, मैनेजमेंट रिवाइव नहीं करता है, वापस से लोअर लेवल से तेजी देखने को नहीं मिलती है, तब तक उन स्टॉक्स में एवरेज नहीं करना चाहिए, और अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो होल्ड नहीं करना चाहिए। अब जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनके अंदर होल्ड करोगे तो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेगी। अच्छा, एवरेजिंग दो तरह से होती है, एवरेजिंग कैन बी बिलो योर परचेस प्राइस आल्सो एंड अबव योर परचेस प्राइस आल्सो, दैट इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। अगर आपकी पोजीशन 100 शेयर है तो आपको 200, अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है तो आपको ऊपर के लेवल्स पे भी एवरेज करना चाहिए, बिकॉज अगर आप एवरेज नहीं करोगे तो आपका कभी भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब तक क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं होगा, आप उस स्टॉक का एक्चुअल प्रॉफिट्स कभी भी खा नहीं पाओगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरेजिंग शुड बी डन अबव योर प्राइस आल्सो और बिलो योर प्राइस आल्सो। जनरली लोगों को एक ही टेंडेंसी आती है कि 100 पे खरीदा तो एवरेज या तो 95 में होना चाहिए, या 90 में होना चाहिए, या लोअर लेवल्स पे होना चाहिए। बट एवरेजिंग का एक आर्ट है, एवरेजिंग हायर लेवल्स पे भी की जाती है। ब्रेकआउट आने पे आपको ऊपर लेवल्स पे एवरेज करना होगा, बिकॉज 100 के बाद अगर 120 हुआ और वो स्टॉक 110 का करेक्शन दिखा के 140 होता है और आपने सिर्फ 100 शेयर लिए, तो आप 100 रुपए ही कमा पाओगे। बट अगर आप ऊपर में और खरीदोगे तो आपका क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, एंड जब स्टॉक लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा, so you will start making more money, and you will actually see the profits multiplying and profits moving। वरना आपको ऐसा लगेगा कि आपका मार्केट्स में स्टॉक जो परफॉर्म कर रहा है उसमें आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट आ रहा है। मार्केट्स में पैसा तभी बनता है जब आपके पास क्वांटिटी हो और आपका होराइजन सही हो। सी, पूरे साल स्टॉक चलता नहीं है, लेकिन जब स्टॉक चलता है तो 1, 2, 3 महीने में ही चल जाता है। सो दैट इज कॉल्ड टाइमिंग। आप लोग नोट करें, टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। टाइमिंग करना जो सीख गया वो पैसा बनाना सीख गया। अगर आप लोग का टाइमिंग सही हुआ तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। टाइमिंग के फायदे क्या है, जैसे अभी मैंने फार्मा का एग्जांपल दिया, 6 साल से कोई फार्मा को होल्ड करके रखा है, उससे ज्यादा पैसा उसने कमाया होगा जो लास्ट 6 मंथ्स या 10 मंथ्स के अंदर फार्मा में जिसने ट्रेड किया होगा। सो दिस इज कॉल्ड टाइमिंग। हर सेक्टर का, हर स्टॉक का टाइमिंग है। भारतीय एयरटेल या टेलीकॉम सेक्टर जब चला नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला, और जब चला तो भारतीय एयरटेल 300 वाला 600 हो गया। अब अगर कोई 550 600 में लेके अटका है तो पिछले 3 महीने से स्टॉक वहां से 400 रुपए पे आ गया, और अब लास्ट 3 दिनों में या 4 दिनों में 400 वाला स्टॉक सीधा 500 के आसपास या 470 के आसपास आ गया। सो दिस इज कॉल्ड टाइमिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टाइमिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग। सही टाइम पे सही शॉट मारा तो ही पैसा फास्ट बनेगा और लोगों से ज्यादा बनेगा। तो आपको टाइमिंग का इंतजार करना है और टाइमिंग को देख के प्रॉपर लेवल, प्रॉपर टाइम पे चौका या छक्का मारना है। क्रिकेट पे हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लगता, लेकिन जब ऐसी फ्री बॉल आती है, जब ऐसी अच्छी बॉल आती है, तभी उस पे चौका छक्का मारने का मजा है और तभी उस पे लाइमलाइट में आने का मजा है।
इसी तरह से शेयर मार्केट के अंदर भी मौका मार्केट इंसान को बार बार देता है। उस मौके को आपको पकड़ना आना चाहिए और चौका या छक्का मारना आना चाहिए। सुबह 9:15 से 3:30 तक मार्केट चलता है, बट पूरे दिन मार्केट मौका नहीं देता है और अचानक से आधे घंटे के अंदर वो मौका मिलता है। तो आप लोगों को वो गिल्ड, वो नजर रखनी है, वो पार की नजर रखनी है, जिससे आप वो टाइमिंग पकड़ पाओ, वो स्टॉक पकड़ पाओ, वो सेक्टर पकड़ पाओ, वो मोमेंटम पकड़ पाओ। ये चीजें अगर आप लोग पकड़ पाए तो आप लोग बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। मुझे कंटिन्यूसली बोलते बोलते ऑलमोस्ट 40 मिनट के ऊपर हो भी गए और टाइम का पता भी नहीं चल रहा है। आई होप आप लोग भी सब एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। बीच में थोड़ा सा थम्स अप या ये चीजें बताते रहिएगा और मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस करके मैं आंसर्स देना चालू कर दूंगा, बिकॉज हमारे पास अभी 15-20 मिनट ही बचेगा जब हमको आज का शो और आज का सेशन एंड करना होगा। तो अब मैं 5 मिनट के बाद फिर क्वेश्चंस भी सब एक साथ लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग चीजें नोट करें। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, एवरेजिंग इज इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, entry is important, but more than entry, exit is most important. अभी किसी ने बीच में एक सवाल किया है, उसका मैं जवाब देता हूं। What would you give more weight, fundamental or technicals? देखिए, both are equally important. One cannot say fundamental is very important or technical is very much important. Both are equally important. रविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू ये बोलने के लिए कि प्लीज हैव सम वाटर। थैंक यू वेरी मच नोटिस करने के लिए। बिल्कुल 10-15 मिनट का सेशन खत्म होने के बाद, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम एंड मैं 10-15 मिनट में चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करूं, बट बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स शो यू द पाथ। फंडामेंटल्स, जैसे अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हमको डायरेक्शन का अगर पता चल जाए, रोड पता चल जाए कि ये रोड हमारे डेस्टिनेशन पे जहां हमको जाना है वहीं जाती है, तभी हम उस रोड पे जाएंगे तो ही फायदा है। अगर हमको जाना इधर है और हम इस तरफ की रोड पकड़ लेंगे तो हम हमारे डायरेक्शन में या तो बहुत घूम के पहुंचेंगे या पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो फंडामेंटल्स शो यू दी पाथ, फंडामेंटल्स शो यू दी डायरेक्शन। अब टेक्निकल्स, एक बार डायरेक्शन पता चलने के बाद जब हमको सही रोड का पता चल गया है, अब उस रोड पे कहाँ खड्डा आता है, कहां पे स्पीड ब्रेकर आता है, कहां पे यू टर्न आता है, या कहां पे लेफ्ट राइट मूव आते हैं, वो चीजें टेक्निकल्स का रोल प्ले करती है। वंस व्हेन यू नो द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक, फंडामेंटल्स ऑफ द सेक्टर, you need to understand where is the bump, where is the speed breaker, where you need to take the pause, कहां पे आपको स्पीड स्लो करनी है, कहां पे आपको ब्रेक लेना है, कहां पे आपको एग्जिट करना है, कहां पे आपको थोड़ा सा यू टर्न लेना है, फिर घूम के जाना है। ये सारी चीजें आपको टेक्निकल समझाता है। तो एक बार डायरेक्शन मिलने के बाद फंडामेंटल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट्स की फ्लक्चुएशंस के अंदर, मार्केट्स की ट्रेडिंग के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, फंडामेंटल्स में जो चीज डेवलप हो रही है वो टेक्निकल्स के अंदर भी पता चलती है। हाउ, ये चार्ट्स के ऊपर आप रीड कर सकते हो। चार्ट्स से यू द साइकोलॉजी ऑफ द stock, psychology of the people, whether the stock is going to go up or the stock is going to go down. देखिए मैं आपको एक चार्ट्स के एग्जांपल से समझाता हूं। हेलो राहुल, मेरा एक सेमिनार चल रहा है, 10 मिनट में तुमको 1 बजे खत्म होगा, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। देखिए दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। अब इसके अंदर जिस दिन पे लॉकडाउन अनाउंस हुआ, लॉजिकली पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि मार्केट शुड गो डाउन, मार्केट्स में और करेक्शन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ,
यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट्स ने बेस बनाया, यहाँ पे मार्केट्स ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया, और फिर बीच बीच में बम्स आए, बीच बीच में करेक्शंस आया, यहाँ पे करेक्शन आया, यहाँ से यहाँ पे करेक्शन आया, एंड ओवरऑल द शेप वाज ओवरऑल ये आपका रोड हो गया, ये जो चार्ट पे आप देख रहे हैं ये आपका रोड हो गया। यहां से मार्केट्स ने एक तेजी का शुरुआत किया और लोअर लेवल से एक तेजी दिखाने का शुरुआत करके एक कंटिन्यूसली तेजी दिखाने चालू कर दिया। आई होप सबको चार्ट दिख रहा है। Yes, yes. तो ये चार्ट्स के ऊपर पहले ही पता चल गया कि यहाँ से एक बेस बन रहा है, यहाँ से एक तेजी की शुरुआत हो रही है और यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है। उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते चले। सी नाउ दिस इज ए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये कंटिन्यूसली एक पैटर्न होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर आप अपना स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले गए तो आपको प्रॉफिट्स दिखने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ते जाती है और आप प्रॉफिट्स में राइड कर सकते हैं। चार्ट्स में आपको ये समझ में आता है कि आपको अभी किसी ने मुझे देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। Now this was the law of 23rd 24th March. From here on we have seen a recovery. ऊपर गया करेक्शन आया, ऊपर गया करेक्शन आया, ऊपर गया करेक्शन आया। This is called higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर if you are able to catch the rally, catch the momentum, आपको पूरा मूव खाने को मिलता है एंड आप फुल प्रॉफिट्स को ले पाते हैं अगर आप स्टॉप लॉसेस का यूज कर पाते हैं। स्टॉप लॉसेस बाद को ट्रेल करना जरूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप करोगे तो आपको प्रॉफिट्स पूरा खाने को मिलेगा। तो अगर आप लोग स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करोगे तो ट्रेलिंग करने से आपको फायदा क्या होता है, ये जो हायर हाई हायर लो पैटर्न जो बन रहा है ना, उसके अंदर आप लोगों को पूरा प्रॉफिट पूरा रैली खाने को मिलता है। तो ये चीजें आप लोग को समझनी जरूरी है कि जब तक ये ट्रेलिंग फंडा आप लोग आजमाएंगे नहीं तब तक आपको पूरा रैली खाने को नहीं मिलेगा। आई होप जूम करने के बाद सबको चार्ट्स प्रॉपर्ली दिखे हैं, चार्ट्स प्रॉपर्ली समझ में आए हैं। ज्यादा डिटेल में अभी शॉर्ट सेशन में समझा नहीं सकते, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि किस तरह से हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पता चलता है, किस तरह से चार्ट्स पे ये पता चलता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं पर्टिकुलर सेक्टर के, पर्टिकुलर स्टॉक के या इंडेक्स के, उस बेसिस पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। इज ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन बाइंग? अरविंद जी आपने सवाल पूछा है, ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन बाइंग। सी ऑप्शन सेलिंग इज अ टफ थिंग, ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर थिंग ऑफ कोर्स यस, बट उसमें रिस्क भी उतना ही है। सब लोग जितने लोग यहाँ पे हैं उनको मैं पहले समझा दूं जिनको नहीं पता, ऑप्शन बाइंग में सिर्फ आपका उतना ही रिस्क होता है जितने का आपने बाई किया है। ऑप्शन सेलिंग इज लाइक सेलिंग इन फ्यूचर्स, उसमें रिस्क अनलिमिटेड होता है। तो इसमें क्वालिफाइड और स्किल ट्रेडर्स को ही ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग इज कॉल्ड ऑप्शन राइटिंग। कॉल या पुट को बेचना, वो ऑप्शन सेलिंग करना इज इक्वल टू फ्यूचर सेलिंग। तो ये चीजें तब की जाती है जब आपके पास एकदम स्किल नॉलेज हो, आप एकदम प्रोफेशनल हो। अदरवाइज आपको इसमें स्टॉप लॉसेस हिट करने के चांसेस बहुत, लॉसेस करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और अनलिमिटेड रिस्क है इसके अंदर। ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क लिमिटेड होता है बिकॉज आपने एक लिमिटेड प्रीमियम पे किया होता है। अगर उस प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप लॉस करोगे तो आप उतना ही लॉस करोगे जितना आपका फिक्स प्रीमियम आपने पे किया है। बट ऑप्शन सेलिंग में
that keeps increasing if you are in a reverse direction or if you are in opposite direction. So you need to understand this. Option selling कब की जाती है? For example, निफ्टी ले लेते हैं, 12,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो हम उस लेवल को ये बैरियर मान सकते हैं और वहां पे सेलिंग कर सकते हैं। अगर वहां से कंटिन्यूसली नीचे आता है तो आपका प्रीमियम श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल मेक मनी। कॉल बाइंग इज डूइंग तेजी इन द मार्केट, कॉल बाइंग इज बीइंग बुलिश, कॉल सेलिंग, सीई कॉल सेलिंग का मतलब ये हो गया कि उस लेवल के ऊपर आप मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जब आप कॉल सेलिंग करते हो। और अगर ऐसा ही होता है, आपका प्रीमियम डीके होना स्टार्ट होता है एंड यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। अगर वो उस लेवल को क्रॉस करता है और ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो आपका लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज फिर वो फ्यूचर्स की तरह वो ऑप्शन मूव करेगा। सो ऑप्शन सेलिंग इज अ स्मार्ट गेम। Option selling should be done only if you are qualified, if you are able to understand, and if you are able to trade with stop loss. Both are equally important. आपको ये समझना होगा कि बाइंग तब की जाती है जब उस स्टॉक में या आप कंटिन्यूस आप एक अच्छा तेजी देखने का बिलीव कर रहे हो या एक अच्छा मंदी देखने का बिलीव कर रहे हो, तब कॉल या पुट बाइंग होती है। और कॉल या पुट सेलिंग जब होती है जब आपको लगता है कि इसमें या तो तेजी एक बार रुक जाएगी या मंदी एक बार रुक जाएगी और वहां से बाउंस देखने को मिलेगा। प्रफुल्ल करंदीकर, आपने सवाल पूछा है कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज आरएसआई। सी आरएसआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरएसआई शोज यू द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और पर्टिकुलर इंडेक्स। आरएसआई के अंदर एक बेस थंब रूल आप मान के चल सकते हो। 25-30 के आसपास जब आता है मतलब वहां से एक तेजी आनी चाहिए। 70-80 के आसपास जब आता है मतलब वहां से एक फॉल आ सकता है। दिस इज दी बेसिक्स। ये जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, वो कंसोलिडेट भी हो सकता है, बट आरएसआई आपको ये दिखाता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, वहां पे बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है, वहां पे डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही है। ये चीजें आपको पता चलती है आरएसआई के डाइवर्जेंस पे, आरएसआई के मूवमेंट पे। आरएसआई के साथ साथ आप वॉल्यूम्स भी देखना स्टार्ट करें। आरएसआई मूव हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, बाइंग आ सकती है। आरएसआई ऊपर से घूम रहा है, वॉल्यूम्स या तो कम हो रहा है या वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, ये दो चीजें वहां पे ध्यान रखनी होगी। 70-80 के आसपास अगर या तो वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाएगा या प्राइस एक्शन नीचे आना स्टार्ट होगा और वॉल्यूम्स बढ़ना चालू होगा, दैट विल शो यू दैट फ्रेश सेलिंग हैज स्टार्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और सेक्टर और इंडेक्स। Manoj ji, you have asked that how to know the best exit time. Sir, best exit time no one can know, no one can understand because markets में top या bottom तो कभी पता ही नहीं चलता। Let me be very clear and very frank. टॉप या बॉटम तो कभी पता नहीं चलता। हम जहां पर भी खरीदते हैं उसके बाद नीचे भी आ सकता है, हम जहां पर भी बेचते हैं उसके बाद ऊपर भी जा सकता है। It's our appetite, it's our stomach. We need to digest, we need to understand, and we need to understand the fact कि बेस्ट एग्जिट टाइम नहीं होता है। इट्स लाइक whenever you are making an exit, whenever you are taking an exit and you are making money, that is the best exit for you. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो वो स्टॉक को एग्जिट करके अगर वो नीचे आता है तो वेल एंड गुड। अगर नीचे नहीं आता है, वापस घूम जाता है, तो यू शुड बी एबल टू टेक द पोजीशन एट हायर लेवल आल्सो। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स हर लेवल पे तेजी कर रहा है। लास्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स एशियन पेंट का चार्ट वन वे तेजी में है। बीच बीच में करेक्शंस आए हैं बट स्टॉक तेजी के अंदर है। जहां पे आदमी छोड़ता है स्टॉक को, थोड़ा सा करेक्शन दिखा के वापस से तेजी पकड़ लेता है। वैसे बहुत सारे स्टॉक है जो वन वे तेजी के अंदर है, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। ओके प्रफुल्ल जी, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन। सी एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चार्ट्स के ऊपर ये कभी भी 100% कभी नहीं पता चलता कि ये बॉटम बन चुका है कि ये टॉप बन चुका है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्यू डेज, यू कम टू नो दैट यहाँ से करेक्शन आ सकती है एंड वंस दैट करेक्शन कीप्स ऑन गोइंग ऑन, यू रियलाइज दैट यहाँ से ये बड़ी करेक्शन आ सकती है। बड़ी करेक्शन आने के लिए न्यूज का भी फ्लो आना जरूरी है, अदरवाइज छोटे छोटे करेक्शंस आते हैं और फिर तेजी पकड़ लेता है। अभी सडन अगर कोई वॉर का सीन आता है, सडन अभी जैसे इलेक्शंस का आ रहा है, सडन कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते हैं, तो उस टाइम पे न्यूज के साथ टेक्निकल सपोर्ट होता है, वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आती है, दैट विल टेल यू कि यहाँ से बड़ा फॉल आ सकता है। अच्छा, चार्ट्स पे ये जरूर पता चलता है
कि if this is the resistance, this is the support, ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर कहां तक नीचे में फॉल आ सकता है, ये रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो फिर कहां तक ऊपर में जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा, अगर 12,000 का लेवल टूटता है, 12,000 निफ्टी ब्रेक्स एंड गिव क्लोजिंग अबाउट दैट एंड विद वॉल्यूम्स, और वो टाइम पे अगर कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी आता है तो आप लोग याद रखिएगा, जेपी नगर टीवी पे मैं जो ये बोल रहा हूं कि 12,400 12,500 जल्दी ही देखने को मिलेगा। नीचे में 11,500 के लेवल अगर निफ्टी में टूटते हैं तो 11,300 11,200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। फिर वहां पे हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे कि वहां से और मंदी आती है या वहां से यू टर्न लेता है। सो आप एक लेवल पे कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से बहुत बड़ी तेजी आएगी कि बहुत बड़ी मंदी आएगी। आई होप प्रफुल्ल जी आपको समझ में आया होगा। कल भी मेरे पास 2 क्वेश्चंस आए थे, लेट मी आंसर। few questions मुझे कल भी मिले थे, लेट मी आंसर दोज आल्सो। हाउ डज द स्टॉक मार्केट लुक्स पोस्ट लॉकडाउन इन इंडिया? सी देखिए, लॉकडाउन होने के बाद तो मार्केट्स में तेजी स्टार्ट हुई है, बिकॉज मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स फ्यूचर, मार्केट्स ऑलवेज डिस्काउंट फ्यूचर्स, लाइक फ्यूचर्स में क्या होने वाला है वो पहले मार्केट रिफ्लेक्ट करता है। सो मेरे को ऐसा लगता है, इट्स माय व्यू that markets are going to be good. There can be corrections. बड़ा करेक्शन मार्केट्स में अब आएगा अगर बहुत ज्यादा पेंडेमिक फैल जाता है और कंट्रोल में नहीं आता है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस या फिर ट्रेड वॉर या फिर वॉर से रिलेटेड कोई सीन डेवलप होता है, तो अदरवाइज स्मॉल करेक्शंस में मार्केट शुड बी गुड एंड मार्केट शुड परफॉर्म बेटर इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स और इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। लेवल्स के साथ काम करें। 12,000 का हर्डल आप याद रखें, निफ्टी में 12,000 का लेवल टूटना और बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगा। Which sector will boom in next 1 year and what is the future of PSU banks? देखिए, for next 1 or 2 years I think pharma should be the top cost bet which you should bet on। फार्मा के अंदर आप लोग खरीदारी करें, डिप आता है तो, बिकॉज ये जो सिचुएशन है इसका रामबाण है फार्मा, दवाई, मेडिकल, मेडिसिन। तो जिस सिनेरियो में इस सिनेरियो में जो सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट होगा, फार्मा सेक्टर में डिप्स में खरीदारी करें। आने वाले 6 महीने साल भर में फार्मा में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेक्टर होगा सीमेंट और मेटल। इनमें ऑलरेडी मूव स्टार्ट हो चुका है और इनमें और मूव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। व्हाई? इकोनॉमी विल ओपन अप। लास्ट 6 महीने से जो इकोनॉमी में ब्रेक लगा हुआ है, चक्का जाम हुआ है, ये चीजें जैसे ही खुलेगी, ओपन अप होगी, तो सब जगह एक्सपेंशन आएगा, एक ब्लास्ट टाइप होगा। तो फार्मा, सीमेंट, मेटल एंड बैंकिंग, इस पे आप लोग नजर रखें। आने वाले 3, 6, 9 महीने, 12 महीने इन सेक्टर्स के अंदर बहुत बढ़िया बूम आएगा, भूचाल आएगा, बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर तो अभी तक चला ही नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स में बैंकिंग ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। तो एक बार बैंकिंग ओपन अप हुआ तो ये लोन मिलना चालू हो जाएंगे, बटना चालू हो जाएंगे, बैंक्स का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, बैंक्स के रिजल्ट आना अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई पैकेज आ गया, जो कि एक्सपेक्टेशन है, अगर कोई पैकेज आ गया, दैट विल अगेन बी ए बूस्टर फॉर बैंकिंग। सो प्राइवेट बैंकिंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट पीएसयू बैंकिंग के अंदर भी मोमेंटम आएगा। पीएसयू बैंकिंग में बड़ा मोमेंटम आने के लिए वी नीड सम गुड एंड पॉजिटिव न्यूज। उसके बाद ये एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब स्टॉक्स के अंदर मूव देखने को मिलेगा। मैं किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक पे लाइव सेशन में टारगेट्स नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज एज पर कंप्लायंस, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते, ना ही मैं कोई बड़ा टारगेट दे सकता हूं। तो हम कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, हम जनरल बात करेंगे कि मार्केट्स में क्या क्या करना चाहिए, मार्केट्स में कैसे मूव आना चाहिए, मार्केट्स में सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं बात नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करना हो, आप हमारे रिसर्च टीम से बात कर सकते हो। आप लोग 200 के आसपास लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो। आप लोग मुझे सोशल साइट पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे। वहां पर हम रेगुलरली हमारे रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं, मेरे व्यूज और ट्वीट्स भी वहां पर होते हैं। तो अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे वहां फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आप लोग कोई हमारे क्लाइंट है तो उनको हमारी रिपोर्ट जाती होगी, वरना फ्यूचर में आप हमारे रिसर्च टीम का हेल्प लेके आप पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज व्यूज भी ले सकते हो। आई थिंक सेशन एंड करने का टाइम हो गया। आप लोग का भी सबका लंच टाइम हो रहा होगा, 1:05 भी हो गई है। तो सीमा जी प्लीज सी देखिए, कुछ और क्वेश्चंस लेने हैं या फिर अपन सेशन एंड करें? 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं सुमित जी, जो बच गए हैं वो। क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं मैं, 1-2 क्वेश्चंस और लेते जाता हूं फटाफट।
ये आईपीओ का पहले है। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। हाँ, राइट, देखता हूँ। with with respect to respect to IPO, why see investors IPO choosing? ये सब आपको yes पढ़ लिया। हाँ पढ़ लिया मैंने अतुल जी। सी देखिए आईपीओ में डिपेंड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन यू कम टू शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होगा। आप ये मान के चल ही नहीं सकते कि हर बार आपको प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट ही होना चाहिए। लाइक नाउ फॉर एग्जांपल आईपीओ जरूरी नहीं है आईपीओ आया मतलब प्रॉफिट ही देगा। देयर आर मेनी आईपीओ इन विच वेयर वी हैव सीन जिसमें प्रॉफिट नहीं होता है। देयर आर मेनी आईपीओ जिसमें लिस्टिंग के बाद नीचे आते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आता है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। एसबीआई कार्ड नीचे आया और अब आप देखिए एसबीआई कार्ड में सब कमा। तो ये आप लोग को समझना होगा कि ये डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, स्टॉक कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, अकॉर्डिंगली आप आईपीओ पे पैसा लगाए। कुछ आईपीओ बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, 100% रिटर्न दे देते हैं लिस्टिंग के बाद, और कुछ नहीं देते। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड द मैनेजमेंट। One more question is, which are the apps, portals, tools, and at reasonable price you suggest to research for study fundamental or listed companies? Hello. क्वेश्चन अतुल जी वापस बोलिए। अच्छा ओके, which are the apps, portals, tools at reasonable prices? Okay, see fine, there are many apps and tools available in the market where you can see the fundamentals and technicals of the लिस्टेड कंपनीज। मैं आप लोग को बता दूं, जैसे ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है, इनके अंदर आपको न्यूज़ फ्लोज भी देखने मिल जाते हैं। टेक्निकल चार्ट्स है तो वो जिफी ऐप आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। उसके अंदर आप टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर चार्ट स्टडी कर सकते हैं, व्यूज देख सकते हैं, बाय सेल सिग्नल्स अकॉर्डिंगली आप देख के जनरेट कर सकते हैं। मार्केट्स में और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मेटास्टॉक हो गया, रिलायबल हो गया, फाल्कन हो गया, स्पाइडर हो गया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, फाल्कन, टिकर प्लांट, उसके बाद मेटास्टॉक, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर अवेलेबल इन दी मार्केट। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग यू कैन स्टडी बुक्स, यू कैन रीड बुक्स। कैंडलस्टिक पैटर्न का बुक्स आता है, उसको रीड करके आप लोग को समझ में आएगा। एंड फंडामेंटल्स तो आप लोग बैलेंस शीट स्टडी करके भी बहुत कुछ जान सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूज़ फ्लो आप लोग स्टडी कीजिए। जैसे अभी रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस के अंदर कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट आते जा रहा है, तो दैट इज अ न्यूज़ फ्लो। सो किसी भी सेक्टर, किसी भी स्टॉक का अगर पॉजिटिव न्यूज आना चालू होता है तो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन दी स्टॉक प्राइसेस, एंड जो आने वाला होता है उसका इंपैक्ट पहले ही स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप लोग को समझनी होगी। See what is the time period of reshuffling portfolio if stocks are not performed? See now that depends, कैसा सेक्टर है, कैसा स्टॉक है, इसमें फिक्स प्री डिफाइंड एक थंब रूल वी कैन नॉट मेक कि इस पीरियड के बाद आपको रिशफल कर लेना चाहिए। जनरली आई विल टेल यू, अगर आपने कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है और अगर उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और अगर वो फिर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड ही दिखता है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको लॉस बुक करना चाहिए। भले ही वो 20% हो कि 40% हो, उनमें एवरेज नहीं करना चाहिए। एंड वो जो बैलेंस अमाउंट है वो ऐसे सेक्टर, ऐसे स्टॉक में डालिए जो वापस से 20 या 40% का रिटर्न दे दे। इससे आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। बट ये करने के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड बहुत शार्प रहना होगा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि आपको, एंड डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको समझना होगा कि उसमें एंट्री या एग्जिट आपको कब करना है। अगर आप टाइमली एग्जिट कर पाओगे तो ही आप उसके अंदर से पैसा बना पाओगे। सो जब आप लॉस में होते हो वो टाइम पे डिसीजन हम नहीं ले पाते। लाइफ में भी जब हम कभी तकलीफ में होते हैं, सबसे बड़ा टफ टाइम होता है उस टाइम पे डिसीजन लेना। उस टाइम पे जो लोग काम रहते हैं, कूल रहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और डिसीजन लेते हैं, वो टफ टाइम से बाहर निकल आते हैं। सेम इज द केस इन शेयर मार्केट। इफ यू आर एबल to keep yourself cool and calm when the stock is in loss, when the stock is moving down, when the sector is not performing, and you are able to take the right decision by moving out of that particular stock or sector, you will make money sooner or later by investing that particular amount in some other stock, or by investing more money in some particular stock, you will be able to come out of the losses. So ये आपको डिसाइड करना होगा। प्री डिफाइंड फिक्स टाइम हम नहीं रख सकते कि कब हमको इसमें शफल करना है।
Sumit, last question Debt mutual probably. fund के अंदर Hello. या लास्ट क्वेश्चन Your views on debt mutual fund compared to equity mutual fund. राइट, सी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक लिमिटेड कुछ ज्यादा रिस्क नहीं होता है, रिटर्न होता है, अश्योर्ड रिटर्न टाइप होता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेट म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड. इक्विटी म्यूचुअल फंड आर डायरेक्टली लिंक विद द शेयर मार्केट. शेयर प्राइसेस या शेयर मार्केट जैसे अप एंड डाउन होगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में वैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा. तो ज्यादा रिस्क जो ले सकते हैं, सबसे पहले ही बात मैंने ये स्टार्ट किया था, इफ यू आर एबल एंड विलिंग टू टेक रिस्क, you should be a part of share market. तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो प्रॉफिट भी ज्यादा है. तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पूरा इक्वल रिस्क है जितना शेयर मार्केट के अंदर होता है. डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लिमिटेड रिटर्न है और रिस्क का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है. सो ये अभी आपको डिसाइड करना है. एज ए इंडिविजुअल अगर मैं होता हूं तो मैं मेरे पास अगर 100 रुपया है, अगर उस 100 रुपए को मैं डिफाइन करूंगा कि मेरे को 25 रुपया तो मेरा should be parked in fixed investment, mutual fund and all. बाकी जो 50 रुपया मेरे पास बचता है, if my age is young, आपको स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ, I am young. तो अगर आप लोग यंग हैं तो उस टाइम पे ज्यादा रिस्क लेना चाहिए. और अगर हमारे बाल सफेद हो चुके हैं, हम थोड़े एजेड हो चुके हैं, तो वो टाइम पे रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए. तो जितने यंग एज में आप लोग आते हैं, जितने यंग एज में आप लोग हैं, उतना ज्यादा रिस्क ले तो पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो यंग एज में आप लोग शेयर मार्केट में अपना रेशियो ज्यादा रखें. तो जो 50 रुपया बचा, उस 50 रुपए में आप डिवाइड करें, थोड़ा सा आप पैसा या लॉन्ग टर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में डालें, सो दैट आपका पैसा और वेल्थ मल्टीप्लाई होना चालू हो जाए. रिस्क लोगे, मैं वापस बोलूंगा, रिस्क लोगे तो ही पैसा बनेगा. और जितने लोग यहाँ पे यंग लोग हैं, 40 साल वाले भी यही माने अपने आप को, क्योंकि वो यंग एज ही है. 60-70 साल जब तक नहीं आएंगे तब तक आप लोग रिटायरमेंट लाइफ नहीं आते हैं. तो जो लोग जितना जल्दी आते हो, अगर 20-25 साल की एज में आ जाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं आते हो तो 40-45 की एज में आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव मेनी क्लाइंट्स इन स्टॉक मार्केट जिन्होंने 45 इयर्स की एज में अपना जॉब छोड़ा है और ट्रेडिंग और शेयर मार्केट को फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है और वहां से पैसा बना रहे हैं और रेगुलरली बना रहे हैं. नो डाउट के लिए दे हैव अ स्ट्रांग बैकअप, दे हैव अ गुड प्लानिंग और बैकअप फॉर देमसेल्फ, जिसमें उन्होंने अपना एक रिटायरमेंट लाइफ सिक्योर कर रखी है. उसके बाद जो पैसा है उस पे दे प्ले इन दी मार्केट्स. तो आप लोग जो चाहते हो मार्केट्स में आना, 40-45 साल की उम्र में भी आइए और लोगों को एडवाइस और गाइड कीजिए कि मार्केट्स में पैसा डालें. बिकॉज आप अपने पैसे को कहाँ डालोगे? अगर हम महीने का 25,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, लाख रुपया कमा रहे हैं, उस पैसे को आप घर खर्चा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एफडी में थोड़ी डालोगे. Nowadays we are getting FD return only 5.10% और पिछले 10 से 15 सालों में FD रिटर्न्स 9%, 7% और अब 5%. और अगले 5 से 10 सालों में यू नेवर नो कि हम ग्लोबली जो FD रेट्स चल रहा है वहां पर आ जाए. मेरे को ऐसा लगता है अगले 5 से 10 सालों में हम और भी नीचे आएंगे, 4%, 3% के आसपास एफडी में आ जाएंगे. तो हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपने पैसे को सही रिटर्न देने के लिए आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते. तो शेयर मार्केट इज दी ओनली असेट क्लास जहां पे आप 5,000 रुपया भी लेके आ सकते हो, 5 लाख रुपया भी लेके आ सकते हो. डिसिप्लिन के साथ आइए, स्ट्रेटेजी के साथ आइए. मार्केट आपका इंतजार कर रहा है और मार्केट आपको कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है. कमाना आपको है, डिसाइड आपको करना है. तो इसी के साथ अतुल जी, आई थिंक आज का सेशन एंड करना चाहिए. यस, सीमा. थैंक यू. अच्छा, मैं एक थैंक यू और बोल देता हूँ. सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए और मुझे जेबी नगर टीवी पे बुलाने के लिए. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत इससे फायदा मिला होगा. और ज्यादा फायदा पाने के लिए आपको हमारे साथ टच में रहना होगा. तो जितना ज्यादा टच में रहेंगे आपको भी फायदा है, हमको भी फायदा है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद.